अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। माय थैंक प्लेजर यू। आंसू। मैं बड़े दिनों से आने की कोशिश कर रहा था, देखने वालों के लिए भी, खासकर अपने भारत के जो ट्रिप को उसको कंक्लूड भी करना था मैंने। आखिरी लेग में बड़ा ट्राई करता रहा। आखिरी लेग जो है खासकर अमृतसर, उसके ट्रिप को मैं बताऊंगा आपको। मेरे लिए दो शहर जो मैं ना कवर कर सका, एक तो चंडीगढ़ था और दूसरा अमृतसर था। चंडीगढ़ जो है आरजू, मेरे लिए एक तो इस्लामाबाद के साथ बड़ी उसकी सिमिलैरिटी थी। सिमिलैरिटी इस हवाले से भी थी कि प्लान्ड सिटी है। इसको नेहरू जी का ड्रीम कहा जाता था, उन्होंने बनाया, उनके जहन में था कि इसको एक प्लान सिटी को बनाया जाए। फिर उसके बाद उसमें सिमिलैरिटी इसलिए भी नजर आई कि हिल स्टेशन, पीछे से पहाड़ियां नजर आती हैं, जिस तरीके से आपके इस्लामाबाद के पीछे पहाड़ियां हैं, हिमालय हिल्स के हैं पीछे से। फिर लेक, जिस तरह के आपके पास रावल डैम है, वहां भी लेक है। बहुत खूबसूरत शहर देखा मैंने, लोग बहुत खूबसूरत थे। मैं हैरान था कि मुझे इतने लोगों ने पहचाना वहां पे। मेरे लिए एक बहुत जज्बाती एक मरला भी ये था। चंडीगढ़, वहां पे हाई कोर्ट भी थे। हाई कोर्ट के पास एक उनकी इंडिया कॉफी हाउस शायद उसको कहते हैं, मैं वहां गया। एक फ्रेंचाइज टाइप है, को आप है उनकी। मैंने उस सेक्टर 17 में गया, तो वहां पे मैंने, जब हम चाय पी रहे थे, देख रहे थे, तो वहां पे एक रिटायर्ड हमारे जो लॉयर थे, तलवार, उनका लास्ट नेम तलवार है, बड़ा प्रोमिनेंट नाम है लास्ट नेम। उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया और मेरी चाय के और हमारे जो स्नैक्स हमने वहां पे लिए, उनके पैसे उन्होंने खुद दिए। मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं उनका, इतना ज्यादा प्यार। फिर मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जब आया, तो वहां पे भी जब वहां से फ्लाई कर रहे थे, मुझे जबरदस्ती किसी ने कहा कि आप प्लीज हमें ज्वाइन करें। और जो तस्वीर आपने खास कर दिखाई, वो जो आरजू अमेजिंग चीज, जी जब सेक्टर 17 में उन्होंने एक बहुत खूबसूरत दरख्त के नीचे एक साइन लगा के एक इनक्लोज बनाया हुआ था सीनियर सिटीजन के लिए। उससे भी आगे एक मजीद चीज मैंने शायद आपको तस्वीर भेजी थी कि उन्होंने, नहीं, ये अमृतसर की तस्वीर है, जी जी हरमंदर साहब की। जो तस्वीर थी आरजू, वो ये थी कि एक सेक्टर 17 के अंदर एक शॉप थी, जो कि डेवलपमेंटली डिसेबल लोग उसको चला रहे थे, वहां अंदर काम कर रहे थे। और मैं बिलखसूस, मेरे प्रोफेशन में है, और कितनी ही, जिस तरह आपका फाउंटेन हाउस है लाहौर के अंदर, तो वो शॉप इनकरेज किया जाता है जो डेवलपमेंटली डिसेबल, मेंटली डिसेबल हो, वो उनका कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए। ये मैंने चंडीगढ़ के अंदर देखा है, जो कि अभी तक अमेरिका के अंदर जो है वो भी इतने फ्लरिश नहीं कर सके, लेकिन वो वहां पे कर रहे हैं। वेरी इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव। बल्कि मैंने, जसदीप साहब जो मेरे साथ दोस्त थे, मैंने उनको कहा कि यार हमें चंडीगढ़ में आप प्रॉपर्टी यहाँ पे खरीदें, यहाँ पे हमें आना जाना चाहिए। बहुत दिल कर रहा था चंडीगढ़ को छोड़ते हुए, बड़ा मुझे महसूस हो रहा था कितना साफ सुथरा शहर था। दिल खुश हो गया उसको देख के। और यूनियन टेरिटरी कहा जाता है उसको, क्योंकि हरियाणा, जो कि कभी पंजाब का हिस्सा था, अब वो एक अलग स्टेट है, लेकिन हरियाणा का भी कैपिटल वही है और चंडीगढ़ पंजाब का भी कैपिटल वही है। और मैं वहां बिल्कुल। पे, ये जो मुझे लॉयर वहां पे मिले, ये काफी हाउस के अंदर की तस्वीर है। और ये लॉयर जो है ये मिले मुझे, इन्होंने भी मुझे पहचान लिया, और इन्होंने भी वहां, हमने तकरीबन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आई एम अ सन ऑफ अ लॉयर, आई एम अ ब्रदर ऑफ अ लॉयर, आई एम अ लॉयर नाउ, माय सन इज अ लॉयर हियर इन अमेरिका। तो मेरे लिए ये लीगल बरादरी को मिलना, मेरे लिए ये भी बड़ा एक एजाज की बात थी। तो ये चंडीगढ़ का था। अब मैं आगे अमृतसर की जो बात बताना चाहूंगा, मेरे लिए बड़ा स्पिरिचुअल एक था, कि क्योंकि आपको मैंने शायद पहले भी कहा था कि हम जो जट लोग हैं पंजाब से, हमारे जो फोर फादर्स थे, उनका रिलीजन सिखिज्म था। हम सिखों से कन्वर्ट होकर मुसलमान हुए। तो मेरे लिए वहां पे बड़ा एक स्पिरिचुअल मोमेंट था। और उसमें जो सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट बात थी, जो कि मेरे सिख जो भाई हैं, दोस्त हैं, वो बड़ा इसको सिग्निफिकेंट भी समझते हैं। आरजू में 4 दफा हरमंदर साहब गया हूँ। चारों दफा जब मैं हरमंदर साहब के अंदर दाखिल हुआ हूँ, तो वहां पे अरदास का टाइम हुआ है, जो कि बड़ा स्पिरिचुअली समझा भी जाता है। मेरे लिए इसमें स्पिरिचुअल मोमेंट था। देखिए, मैं आरजू अब बताना चाहूंगा स्पिरिचुअल मोमेंट क्या मेरी नजर में क्या होता है। आरजू, मैं मंदिरों में भी गया हूं, मैं चर्चों में भी गया हूं, गुरुद्वारों में भी गया हूं, मस्जिदों में भी गया हूं। मैंने आपको बताया इस दफा भी मैं हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पे भी गया। जहां भी लोग जो है वो खुदा का, भगवान का, वाहे गुरु का नाम ले रहे होते हैं, एक सर्टन स्टेट ऑफ माइंड में जब होते हैं,
तो वहां पे स्पिरिचुअलिटी होती है, वहां पे सुकून होता है, वहां पे एक यू फील इट एंड आई डेफिनेटली फील इट। वही मेरी फीलिंग्स थी जब मैं हरमंदिर साहब गया, 4 दफा गया मैं, जब 4 दफा यही फील किया मैंने। तो वहां पे मैं हरमंदिर साहब गया, अमृतसर गया, वहां पे मैं, दिस वाज माय 4th ट्रिप। वहां से वापस आए और वहां से जब फ्लाई करके हम जब खासकर जब हम जा रहे थे अबू धाबी, तो उसमें मैं समझता हूं जो मैं बता नहीं सकता कि जब हम वहां से निकल रहे थे एयरपोर्ट से, तो मुझे किसी जब जहाज में, तो मुझे किसी ने कहा कि यात्रा मंगल में हो, जो मेरे लिए एक हिंदी का लफ्ज था। तो मैंने जसदीप से पूछा इसका मतलब क्या, तो उन्होंने कहा कि आपका सफर जो है आप खैरियत से गुजरे आपका। तो दुआ किसी ने, मैं आई वाज शॉक्ड मेरे लिए वो, मैं समझता हूँ कि उन्होंने मेरा दिल जीत लिया कि यात्रा मंगल में हो। बहुत खूबसूरत लफ्ज किसी ने मुझे जाती दफा कहा, ये तोहफा दिया उन्होंने मुझे निकलते हुए। अबू धाबी आया मैं, और जो अबू धाबी से वहां रहे, और मेरे लिए एक और आनर वाली बात है, वहां मैंने जैद ग्रैंड मस्जिद का जो है वहां गया। और उसके बाद जो अगली बात बताना चाहूंगा कि जो बहुत बड़ी बात थी, जो मैं अबू धाबी के अंदर मंदिर में गया, वहां मंदिर भी देखा, मैग्निफिसेंट। मैं अब दोनों जगहों पे जो आर्किटेक्ट था, आई एंजॉयड इट। मैं आर्किटेक्ट को एंजॉय करता हूं, मेरी कमजोरी है एक मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स को, और जो लोग अपने हाथों से इतनी खूबसूरत चीजें बनाते हैं, मेरे लिए वो बड़ा, मुझे खासकर वहां पे वो जसदीप मेरे साथ थे, उन्होंने बताया कि ये गंगा जमुना का पानी भी लाया गया वहां पे उसमें मंदिर के अंदर। और फिर उसमें जो जितनी मूर्तियां वो भी भारत से बन के आई, वो सारी चीजें जो उन्होंने बताई, 7 उसके वो खास किस्म के साइन, क्योंकि 7 खलीज की रियासतें हैं, वो बनाई गई। जो एक वहां पे एक उसको कहा जाता है कि आए थी, अब मैं उसको भूल रहा हूँ, उसको भी तस्वीर मैंने खींची वहां पे। और वहां मंदिर से भी मेरा हुआ, जो मैं अगले दिन मैंने जाके वहां पे, हमने एक मिरेकल गार्डन है उसको देखा, और कई चीजों को, दुबई जो उनका था वो जिसके अंदर वो डिफरेंट कंट्रीज हैं, दुबई वर्ल्ड, उसको हमने देखा। वहां से ग्लोबल विलेज, ग्लोबल ग्लोबल विलेज। ग्लोबल वहां भी गया हम। जो खास, अच्छा फिर उसमें मैं उसके जो पवेलियन, भारत के इंडिया का पवेलियन है, वहां गए, वहां भी मैंने तस्वीरें खरीदी, खींची वहां पे। और फिर पाकिस्तान के पवेलियन में भी गए हम, तो हमने उस चीज को भी देखा, अमेरिका के पवेलियन को भी देखा। सबसे ज्यादा पवेलियन जो था वो पॉपुलर, मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा थाईलैंड का सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अफगानिस्तान के अंदर पवेलियन पे गए, वो सारी चीजें हम खैर देखी, बहुत वंडरफुल। जो मैं कंक्लूड आरजू ये करना ये चाहूंगा कि मैं पहले जब भी अमेरिका वापस आया, तो मैं हमेशा आके अमेरिका को बहुत अप्रिशिएट करता था। इस दफा जब वापस आया हूं, तो मैं आपको अपनी पर्सनल फीलिंग्स बताऊंगा, मैं बड़ा मायूस हुआ हूं अमेरिका को देख के आगे। और मैं आज मेरा ये पहला दिन है अमेरिका से इस ट्रिप के बाद, और मैं पहले तो जबानी और अपने रिसर्च और किताबों के हिसाब से कहता था कि सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। अब मैं ये कह सकता हूं कि सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। आज मैं खुद अपनी आंखों से सारा कुछ देख के हूं। उसकी वजह क्या होती है, फंडामेंटल रीजन आपको बताना चाहूंगा आज। उसकी फंडामेंटल रीजन ये होती कि कौमें, जब कौमों के अंदर एपेटाइट हो, कौमों की ख्वाहिश हो कि हमने तरक्की करनी है, जब नेशनलिज्म उनके अंदर आ जाए, तो फिर तरक्की होती है। अब वो मुझे वेस्ट जो है उसमें वो नेशनलिज्म नजर नहीं आता। अब ये कहते हैं वर्क फ्रॉम होम। अब यूरोप के अंदर 3 दिन का हफ्ता है, कहते हैं 3 या 4 दिन काम करेंगे, बाकी छुट्टी करेंगे। तो इससे तरक्की तो पॉसिबल ही नहीं है। इलान मस्क परेशान है आज। मैंने दुबई के अंदर, यूएई के अंदर चाइनीज गाड़ियां देखी हैं। इलान मस्क तो है, इसको परेशानी नजर आ रही है इसको, क्योंकि चाइनीज इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो मार्केट में आ चुकी हैं, और इतनी सस्ती और लग्जरी है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि उनके प्लांट 24/7 चल रहे हैं। अमेरिकन बच्चे अब कहते हैं मैथ इज रेसिस्ट। मैथ में क्योंकि हमारे काले भाईजान यहां फेल हो जाते हैं, तो वो कहते हैं मैथ इज रेसिस्ट, मैथ हमने पढ़ना नहीं। तो तरक्की किस तरह करेंगे? इनके अच्छे स्कूलों में जाए, वहां पे सिर्फ चाइनीज और इंडियन बैठे हैं। इनके बच्चे रिव्यू, वो इनकार कर चुके हैं पढ़ने से। इस वक्त जिस स्टेट में बैठा हूं, मैरीलैंड, वहां पे उन्होंने अपनी सरकारी जॉबों में से बैचलर की डिग्री खत्म कर दी, क्योंकि उन्हें बैचलर मिल ही नहीं रहे। कई फेडरल जॉबों के अंदर उन्होंने बैचलर की डिग्री की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी है। इस वक्त आप प्रैक्टिकली वॉशिंगटन डीसी देखें, तो वॉशिंगटन डीसी इज रन बाय इंडियन टेक्नोक्रेट्स। मैं उनको मैंने डायस्पोरा कहना छोड़ दिया है, वो डायस्पोरा नहीं है, दे आर टेक्नोक्रेट्स।
और दूसरा, बल्कि मैं उसके साथ आज आपको ये भी बताना चाहूंगा, भारत के जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं वो 2 कंट्रीज के दौरे पे जा रहे हैं, जनूबी कोरिया, साउथ कोरिया, जापान में। एक तो 1 लाख इंडियन इजराइल काम करने जा रहे हैं, और दूसरा जापान में भी उनको बहुत ज्यादा फॉरेन वर्कर की जरूरत है। वो भी जाहिर है इंडियन जाएंगे वहां पे, और फिर वो वर्कर नहीं जाएंगे, टेक्नोक्रेट बन के जाएंगे, और वो जाके वहां पे अपने भारत को प्रमोट करेंगे। इस तरीके से कौमें तरक्की करती हैं। अब आगे, उससे आगे चलते हैं, बल्कि मैं एक और जो आपके साथ आज शेयर करना चाह रहा था कि आप आईएमएफ से कर्जा ले रहे हैं। रशिया और चाइना चांद के ऊपर एटॉमिक रिएक्टर बनाने की आज उनका प्लान है। वो कहते हैं हम एटॉमिक रिएक्टर बनाएंगे क्योंकि वहां पे एनर्जी नहीं है। चांद के ऊपर बताना चाहूंगा कि एक रात 14 दिन की होती है, तो वहां पर रोशनी की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, पावर की जरूरत है। रशिया और चाइना चांद के ऊपर एटमी रिएक्टर बनाना चाहेंगे। आप आईएमएफ से कर्जा लेके लंदन में फ्लैट मकान और टोरंटो में बच्चों की प्रॉपर्टियां बनाना चाहते हैं। देखिए सर, प्राइम मिनिस्टर भी तो आ गए हमारे यहाँ नए, और मोदी जी ने मुबारकबाद भी दे दी है। मुबारकबाद ही दी ना, क्या करना, क्या जरूरत अभी? मुबारकबाद भी दी है, लेकिन शिप भी पकड़ लिया उन्होंने। चाइना से जो शिप आ रहा था मुंबई में पकड़ लिया उन्होंने कि भाईजान ये क्या इसमें लेके जा रहे हैं, आप जरा दिखा जाए। लेकिन ये देखे ना, आप आईएमएफ से लेके फ्लैट लेना चाहते हैं लंदन में और टोरंटो में, और उन्होंने क्या बनाया ये भी बताना चाहता हूं। आज कलकत्ता में मोदी जी ने इफ्तिताह किया है अंडरग्राउंड मेट्रो का, कलकत्ता के अंदर। बिल्कुल। उसकी खास चीजें कुछ आपकी कौम को बताना चाहूंगा, जो कि मुझे गालियां सारा सुबह शाम देते हैं। कभी कहते हैं रा का एजेंट है, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन ये खबरें हैं, ये खबरें गूगल करके देख लो, मैं खुद नहीं बना रहा हूं भाई। आप आईएमएफ से कर्जा लेना चाह रहे हैं, आप जिहाद करना चाह रहे हैं जाके गाजा के अंदर। टीटीपी को गले नहीं पड़ेंगे आप, वो अंदर घुस के मार रहे हैं, उसके पीछे नहीं जाएंगे आप। गाजा में जाके जिहाद करना चाहते हैं। जरा इस खबर को जरा आप खुद देख लें। 4.8 किलोमीटर दरिया के नीचे से उन्होंने कलकत्ता और हावड़ा, एक जगह है जो कलकत्ता के साथ इंडस्ट्रियल जगह है, उन्होंने उसको जोड़ा है दरिया के नीचे से, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। 4.8 किलोमीटर की टनल 9 किलोमीटर दरिया के नीचे से जाके बनाई है, और बनाई सिर्फ 66 दिनों में। कमाल ये 66 दिनों में बनाई उन्होंने। अब दूसरी सुन ले बात, मैं इंडिया के अंदर मौजूद था तो गुजरात के अंदर उन्होंने सेमी कंडक्टर ताइवान की मदद से $10 बिलियन का प्रोजेक्ट वहां पे लगाया है। खूबसूरती उसकी ये होगी कि 100 डे के अंदर वो ऑपरेशनल हो जाएगा, एक 100 डे के अंदर। तो आरजू, मैं ये ऐसे नहीं कह रहा, ये मैं हवा में नहीं छोड़ रहा हूं। सन विल बी राइजिंग फ्रॉम भारत। मैं ईस्ट का भी कह रहा हूं। ईस्ट का पहले मैं चाइना का भी कई दफा साथ शामिल करता था, लेकिन इस वक्त उनकी इकॉनमी बहुत स्लगिश है, हालात उनके खराब है। कोविड के बाद उनके हालात ठीक नहीं है। लेकिन आपको मैंने जिस तरह पहले बताया था कि ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है। आईएमएफ ने कहा है कि तीसरे क्वार्टर में भारत की जो इकॉनमी है उसने 8.4% ग्रोथ की है, और उसके बाद जापान की 0.9% पे है, अमेरिका की 2.1% पे है, फ्रांस की 1% पे है, यूके की 0.06% पे, और जर्मनी नेगेटिव है, नेगेटिव 0.05% पे है। तो आप खुद आज अंदाजा लगाएं कि सन कहां से राइज कर रहा है, ये खुद सोचना होगा। और दूसरा, आज आगे चलते हैं। आपने असेंबली की बात की है कि नए वजीर आजम आ गए हैं। नए मैं तो नहीं समझता हूं, पुराने ही हैं। नई, वो कहते हैं पुरानी शराब नई बोतल डाल दी आपने। ये नई असेंबली क्या है? 4 साबिक वजीर आजम इसमें आज आए हैं, 4 साबिक स्पीकर इसमें आए हैं, 3 साबिक सदर इसमें आए हैं, 1 सदर का दामाद आया है, 3 साबिक सदूर के पोते आए हैं, 1 साबिक सदर का नवासा आया है। ये आपकी असेंबली, बिल्कुल। ये इलेक्टेबल्स। लेकिन सर, आते के साथ ही जो फर्स्ट स्पीच दी है उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने, शहबाज शरीफ साहब ने, वो भी कुछ अजीब ही थी। वो बता रहे थे कि सबकी तनख्वाहें कर्जे से दे रहे हैं, और साथ ही उन्होंने भारत के ऊपर भी उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे दिए। 1 घंटा 20 मिनट की तकरीर तो नहीं ना इसको कहते, ठीक? कौन सी तकरीर? कानों में टूटियां लगा के जितना उन्होंने शोर डाला है दूसरी साइड पे, ये कौन इसको तकरीर कहता है? ये कौन इसको फ्यूचर कहता है? क्या होगा? मुझे, मेरा आरजू, मैंने शायद पिछले सेगमेंट में भी आपको बताया था, आपकी स्टेट इतनी कमजोर हो चुकी है कि इस असेंबली के बाहर एक और असेंबली लगा करेगी। पंजाब के अंदर, पंजाब के असेंबली के बाहर एक दूसरी असेंबली लगा करेगी टेंट के नीचे। आपका हर इस वक्त पीटीआई का बच्चा जाके पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ ले रहा है। पहले लाहौर हाई कोर्ट
भट्टी साहब वहां से उनको वो रिलीफ देते थे। ये क्या मजाक है, क्या स्टोरी है, मेरी समझ से बाहर। इस तरह कंट्री चलते हैं जिस तरह आप चला रहे हैं। आप खुद कभी, मैं आपके 250 मिलियन पाकिस्तानियों से गुजारिश करना चाहूंगा, आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए सोचें, क्या आपने वाकई पाकिस्तान बनाया है? क्या इसी चीज का नाम पाकिस्तान है? जो बार बार आप कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम का नाम क्यों बदनाम करते हो? करप्ट तरीन कंट्री है आपका, दुनिया में सबसे करप्ट कंट्री पाकिस्तान है, क्यों इस्लाम का नाम बदनाम करते हो? ये छोड़ दो ये बातें करनी, या करप्शन कर लो या फिर ये लफ्ज इस्तेमाल कर लो, एक साइड पे तो आओ। लेकिन ये कि आप ये नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। आप इस वक्त अगर देखा जाए तो दुख ये है, मायूस इसलिए हूं, एक तो अमेरिका को मैं डूबते देख रहा हूं, यहां ये तरक्की करना, इन्होंने कह दिया हमने तरक्की नहीं करनी। और शायद ये अगर देखा जाए आरजू, अगर हिस्टोरिकली आप पढ़ें तो देखें पूरे एक साइकिल इनका पूरा हो चुका है। कभी रोम भी एक सुपर पावर था, कभी, आज नहीं है, आज नहीं है। कभी ब्रिटिश बहुत बड़ी एक सल्तनत थी, आज नहीं है। अमेरिका का मेरा ख्याल अब टाइम पूरा हो चुका है, क्योंकि अब ये खुद चाहते हैं, अब इनको ओबामा ने जो इनको एक डोज दे दी है कि यू हैव बीन रनिंग द वर्ल्ड फॉर सो लॉन्ग, अब आप बिल्कुल रिलैक्स कर जाओ, आप बिल्कुल मरवाना पियो, चुप करके बैठ जाओ, तो रिलैक्स करो। अब ये रिलैक्स कर रहे हैं, इनके बच्चे पढ़ना छोड़ दिया उन्होंने, कोई गोरा काला यहां पे नहीं पढ़ रहा है। जो आखिरी खबर आपको मैं बताना चाहूंगा, मायूस क्यों हुआ था, मैं जहाज के अंदर बैठा न्यूज देख रहा था, पढ़ रहा था, जिस शहर में मैं रहता हूं, जिस शहर में मैं बैठा हूं, फॉक्स के ऊपर गूगल करके आप पढ़ सकते हैं, 11 साल का एक बच्चा है, उसने 17 गाड़ियां चोरी की, 17 गाड़ियां, 11 साल के बच्चे, जुवेनाइल, और उसको छोड़ दिया जाता है, और वो गाड़ियां मुसल से चोरी कर रहा है, रॉबरीज में इन्वॉल्व है, 11 साल का बच्चा। जिस कौम छोड़ के भी दिया उसको। 11 साल के बच्चे जिनको गाड़ी चलाना नहीं आती, उसको ये पता है गाड़ी खोल के चोरी किस तरह करनी, और उसको कोई सजा जजा नहीं। 1,57,000 हिस्पैनिक जो है इस वक्त, उन्होंने मैनहट्टन को, टाइम स्क्वायर को यरगमाल बना रखा है। अमेरिका के खिलाफ कई ममालिक इस वक्त ट्रैवल एडवाइजरी दे रहे हैं अपने सिटीजन्स को कि प्लीज न्यूयॉर्क मत जाए, वहां पे वो टूरिस्टों को गोलियां मार रहे हैं। ये हालात है। पर तरक्की किस तरह करेंगे, किस तरह तरक्की करेंगे? और मैं अभी भारत से होके आया हूं, मैं आपको मैं हकीकत बताता हूं, मैं पहले भी कई दफा गया हूं, इस दफा भी गया हूं, मैंने कोई पुलिस का नाका कहीं नहीं देखा। 4 या 6 स्टेटों में, मुख्तलिफ शहरों, मैंने पुलिस को हरासा करते नहीं देखा किसी को। आप देख लें आपके अंदर क्या हाल है। आप जिस शहर में बैठी हैं, हर 5 मिनट, हर 5 माइल के बाद आपके गाड़ी का ट्रंक खोला जाता है, कहते हैं खोले आप कहां से, कहां जा रहे हैं, जिस तरह वार जोन में घूम रहे हैं। तरक्की किस तरह होगी, किस तरह तरक्की होगी जब आप बिल्कुल इस तरह घूम रहे हो कि आप इस गाजा के अंदर, गाजा में और आप में क्या फर्क है भाई? हर 5 मिनट के बाद मैं आपको बताता हूं कि मैं पाकिस्तान अगर जाऊं तो आज मुझे सबसे ज्यादा डर आता है पुलिस से और जजों से, कि मुझे उठा के किसी पुलिस वाला को ले जाएगा, किसी ऐसी जगह पे जाके फेंक देगा जहां ना चाबी नहीं मिलेगी। तरक्की किस तरह होगी? कहते हैं बाहर से आके पैसे लगाओ, इन्वेस्टमेंटें करें, जो लोकल इन्वेस्टमेंट है सारे भाग, मलक रियाज कहां बैठा, भाग गया बेचारा जान बचा के। तो आरजू ये देखें, जब तक मैं समझता हूं मोदी साहब ने भारत को सबसे बड़ा जो तोहफा दिया है वो नेशनलिज्म का दिया है, सबसे बड़ा तोहफा। नेशनलिज्म के बगैर नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। पता नहीं आपको इस बात की समझ नहीं आ रही क्या वजह है, क्यों आपका बच्चा पैदा होता है पहले दिन ही लंदन के ख्वाब देखने शुरू कर देता है। देख लें आज मैं आपसे आज आपके इस प्रोग्राम की वजह से 250 मिलियन लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। भारत से नफरत करते हो, मान लिया बाद नफरत करते हो, मुझे यह बताओ कि कितने भारत के वजीर आजम जो है लंदन में सेटल है। मुझे यह बताओ उनके कितने साबिक जज इस वक्त लंदन में सेटल हैं या कनाडा में बैठे हैं। कितने आर्मी जर्नल उनके बैठे हैं जो इस वक्त लंदन में है, ऑस्ट्रेलिया में है या आपके कनाडा में बैठे हैं। आपके कहां है? ये क्वेश्चन है, ये पूछे ना जरा अपने आप से भाई, कहां जा रहे हैं आप? अभी अपनी डायरेक्शन देखो, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? मोदी साहब का कौन जानशीन है भाई आगे, बताओ ना। हसीना वाजिद का आगे जानशीन कौन है? और आप अपने देख लो, आप अपने हालात देखो। तो ये इस तरह में आपके देखें, मुझे इन पे कोई, ये जो इलेक्टेबल है, मुझे इन पे कोई गिला नहीं है। मुझे गिला ये है जो इनको लेकर आते हैं, जिन्होंने 2013 के इलेक्शन हाईजैक किए, जिन्होंने 2018 के इलेक्शन गलत कराए, जिन्होंने 2024 के इलेक्शन कराए, मुझे उनसे क्वेश्चन है। सर असल गड़बड़ तो उन्होंने नहीं की है ना, असल जिम्मेदार तो वही है। लेकिन आरजू पाकिस्तानी है ना,
शाम को घरों में जाते उर्दू बोलते हैं ना, पासपोर्ट तो मगर सर पाकिस्तान उनकी में फैमिलीज तो नहीं है ना यहाँ पे, ये तो वही लोग हैं जो सब बाहर जिन्होंने प्रॉपर्टी बना रखी है। हाँ ये तो बात ठीक है, लेकिन ये कि हाँ यही तो मैं इसीलिए तो कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी मौजूद ही नहीं है, क्या करें? पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कोई नहीं है। पाकिस्तान को कोई पाकिस्तानी बचाएगा और कौन बचाएगा? तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी कोई नहीं, क्या करें? यही सर अलमिया पावर है। नहीं है, पब्लिक के हाथ में तो कोई पावर नहीं है ना, यही लोग हैं बस। बस इस तरह यहाँ लेबर कैंप है, 250 मिलियन लोगों का लेबर कैंप है। आईएमएफ से कर्जा लेके लंदन, टोरंटो, अमेरिका के खर्चे चलाए जाते हैं बच्चों के, और ये बिल्कुल 250 मिलियन लोग हैं, ये उसके बिल देते हैं भाई। अभी देखिएगा, अभी 8 बिलियन जो लिया जा रहा है, उसके बिल जब देने होंगे तो महंगाई का तूफान आएगा, जो आपकी चीखें निकलेंगी, आपकी बिल्कुल ऐसे ही है। चीखें निकलेंगी, आंसू निकलेंगे आपके। 8 बिल्कुल ऐसे, बिलियन डॉलर, 8 बिलियन डॉलर। बिल्कुल। और उसमें से लेकिन पाकिस्तान कुछ भी नहीं आएगा। और 250 मिलियन लोग जो है वो क्वेश्चन भी नहीं कर सकते कि वो 8 बिलियन डॉलर गया कहां। सितम जरीफी ये है। लेकिन सर पब्लिक के हाथ में कुछ नहीं है, यही है कि ये लोगों को शायद कोई शर्म आ जाए, या अगर अमेरिका का इतना बुरा हाल है, इनको पैसा देना बंद करें, फिर शायद ये कुछ काम वाम करें। नहीं ऐसे तो आरजू, कुछ नहीं होने वाला। आरजू, आपका क्या ख्याल है? अमेरिकन आपके ऊपर, आपके फूफी के बच्चे हैं जो आपको पैसे दे रहे हैं, रिश्तेदार हैं आपके, वो पैसे दे रहे हैं आपके, यूक्रेन को असला लेके आपसे दे रहे हैं। वो डील तो मैंने आपको बता दिया था, हो गई है जी जी। कि यूक्रेन को सारा असला जो है आपने प्रोवाइड करना है। अमेरिकन तो अपने इंटरेस्ट के बगैर थप्पड़ नहीं मार, थूकते नहीं किसी के मुंह के ऊपर। ये तो बहुत सेल्फिश लोग हैं अमेरिकन। आप क्या समझते हैं आपको फ्री में पैसे दे रहे हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। आप गुर्दे लिख के देते हैं 250 मिलियन लोगों के, आईएमएफ वालों को गुर्दे लिख के देते हैं। जरा उनकी बिल्कुल लिस्ट ऐसे। लेट करके देखें, उनकी लेट करें, देखते हैं वो क्या करते हैं आपके साथ। उनकी इस दफा 26 कंडीशंस थी, 25 आपने उसी वक्त साइन करके दे दिया था। एक कंडीशन इसलिए नहीं पूरी की थी क्योंकि असेंबली नहीं थी। असेंबली आज बन गई, शाम को वो भी साइन कर दी होगी आपने। आपकी मजाल है आईएमएफ का, उनके आगे खड़े हो जाए आप। सवाल, आपके मालिक है वो, बिल्कुल। आप स्लेवरी में हैं। दे आर योर ओनर, दे आर योर मास्टर्स। चलिए आरजू, लेकिन वो अब आप कहते हैं ना, मेरा ख्याल है इस भयानक ड्रामे की आखिरी किस्त है, आखिरी किस्त पे चल रहा है इस वक्त। जो हालात चल रहे हैं आपके, मेरा ख्याल है ज्यादा अरसा नहीं चलेंगे। मुर्शद जो है वो अंदर से बैठ के कहते हैं कि आग लगा के भस्म कर दिया जाएगा। देखिए आप कितना अरसा निकालते हैं आप। मेरे ख्याल में दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ द हॉरर मूवी, मेरे ख्याल। बिल्कुल, लेकिन सर कुछ बेहतर हो जाए, यही हमारी दुआ है कि लास्ट सेगमेंट है लेकिन कुछ बेहतरी हो जाए। देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू।